सोचिए, अगर 2026 में ईरान में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर इसी काल्पनिक लेकिन बेहद गंभीर संघर्ष के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं एक तारीख से। एक ऐसी तारीख जिसने स्रोत सामग्री के मुताबिक सब कुछ बदल कर रख दिया। 28 फरवरी 2026। यही वो दिन था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जोरदार हवाई हमले शुरू किए। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। हम बात कर रहे हैं एक बड़े फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की। एक तरफ दुनिया की दो बड़ी सैन्य ताकतें अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ ईरान। तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले, युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, फिर इसके पीछे आधिकारिक वजहें क्या थीं, परमाणु प्रोग्राम का इसमें क्या रोल था, ईरान ने कैसे पलटवार किया, और आखिर में इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा। तो हुआ ये कि संघर्ष की शुरुआत हुई एकदम अचानक एक जोरदार हमले के साथ। अमेरिका और इजराइल ने एक जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के ज़रूरी मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले किए। कह सकते हैं कि ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। अब देखिए, लड़ाई शुरू होने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही, मतलब 8 मार्च तक, हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके थे। तेहरान और इस्फहान जैसे बड़े शहरों पर लगातार बमबारी हो रही थी। खबरें ये भी थीं कि शुरुआती हमलों में ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? आखिर इतनी बड़ी मिलिट्री एक्शन के पीछे वजह क्या बताई गई? चलिए, अब उन आधिकारिक कारणों पर नजर डालते हैं जो अमेरिका और इजराइल ने दुनिया के सामने रखे। स्रोत के मुताबिक 4 बड़ी वजहें सामने रखी गईं। पहली, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करना। दूसरी, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करना। तीसरी, हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप से पैदा हो रहे खतरों को रोकना। और चौथी वजह, ईरानी शासन की पकड़ को कमजोर करना। लेकिन इन सारी वजहों में से एक मुद्दा ऐसा था जो सबसे ऊपर था। कह सकते हैं कि यही असली जड़ थी, और वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। चलिए, जरा गहराई से देखते हैं कि ये इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्यों बना। देखिए, ये जंग रातों रात शुरू नहीं हुई। इसकी नींव तो कई साल पहले ही रखी जा चुकी थी। 2018 में जब अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हुआ, तभी से तनाव बढ़ने लगा था। डिप्लोमेटिक बातचीत के सारे रास्ते एक एक करके बंद होते गए, और 2026 की शुरुआत में जब ईरान ने इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो युद्ध लगभग तय हो गया था। और फिर आता है ये आंकड़ा 60%। ये नंबर इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। असल में ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया था, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ज़रूरी 90% के बहुत बहुत ज़्यादा करीब था। बस यही वो रेड लाइन थी जिसने खतरे की घंटी बजा दी। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बावजूद अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड क्या था। अमेरिकी रक्षा सचिव ने साफ साफ कहा कि ये सत्ता परिवर्तन का युद्ध नहीं है। मतलब उनका कहना था कि लक्ष्य सिर्फ ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करना है, न कि उसकी सरकार को गिराना। लेकिन कहानी यहाँ एक तरफा नहीं थी। ईरान ने इन हमलों का जबरदस्त जवाब दिया, और इसके बाद तो ये संघर्ष और भी ज्यादा भड़क उठा। ये एक तरह से जैसे को तैसा वाली स्थिति बन गई थी। अमेरिका इजराइल ने ईरान के शहरों पर हमले किए, तो जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। जब उन्होंने ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, तो ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया। और सबसे खतरनाक कदम, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जो दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान ने ये साफ कर दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका संदेश सीधा था, हमले जारी रहेंगे और वो बहुत कठोर होंगे। ये एक लंबे और विनाशकारी युद्ध का सीधा सीधा संकेत था। अब तक तो हम बात कर रहे थे सिर्फ ईरान और अमेरिका इजराइल की, लेकिन इस जंग का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही थीं। चलिए देखते हैं कैसे। किसी भी जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ शुरुआती 10 दिनों में ही 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी।
जिनमें बहुत से आम नागरिक भी शामिल थे। असर देखिए कैसे फैला। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पर भारी दबाव पड़ा। दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स के शामिल होने से पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो गया। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि तनाव कम होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो स्रोत सामग्री भी उठाती है, कि जब तनाव कम होने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, तो आगे क्या होगा? क्या ये एक और बड़े विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।